जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2026 के बारे में। यानी कि सीटेट में जो आपका ईवीएस का पोर्शन आता है, ईवीएस के संपूर्ण निचोड़ के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर कक्षा 3, 4 और 5 की संपूर्ण एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित हम निचोड़ लेकर आए हैं आपके लिए। यकीन मानिए, इससे बाहर आपका कुछ भी कंटेंट में नहीं पूछा जाएगा। यानी कंटेंट यहाँ पर भरपूर इस वीडियो में दिया गया है। जहाँ जहाँ से जिस पॉइंट से आपका सीटेट परीक्षा में पॉइंट बनते हैं, वहाँ उन पॉइंटों को हमने यहाँ पर एकत्र किया है और फैक्ट टू फैक्ट से हम चलेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ईवीएस का संपूर्ण निचोड़। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे कहाँ से? जानवरों के सूंघने की क्षमता से। ठीक है, जानवरों की सूंघने की क्षमता से हम शुरू करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट वाइज हम सारे पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जानवर चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ, जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ जानवरों में पहले हम बात करेंगे चींटी के बारे में। तो चींटी चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ जो होती हैं उनको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, देखते हो चींटियाँ कैसे चलती है, हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं। चाहे अगर आपने यहाँ कुछ रख दिया तब भी ये रास्ता ऐसे बना करके ऐसे जाएंगे। तो एक डिसिप्लिन में चलती हैं कि पीछे एक, ऐसा क्यों करती हैं? तो जो आगे चींटी चलती है वो कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती है जिसको सूंघ करके पीछे वाली चींटियाँ, मान लो कोई चींटी इधर उधर भी हो गई होगी, तो उसी पदार्थ को सूंघ करके वो लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो सूंघ जो चींटियाँ एक दूसरे के पीछे कैसे चलती हैं या कैसे एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं, उनकी ऐसे कुछ सुगंध के बारे में, सुगंध से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर को कैसे ढूंढ लेते हैं, यानी कि शरीर को कैसे पहचान लेते हैं। मतलब आसपास आपके मच्छर होते हैं तो आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? तो हमारे शरीर में गंध खास है। ठीक है, पैरों के जो तलवे होते हैं, तलवे की गंध को सूंघकर हमें मच्छर ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमको ढूंढ लेता है। तो मच्छर कैसे हमें ढूंढता है? तो तलवे की जो महक होती है उसको उसको सूंघ करके और शरीर की गर्मी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सड़कों पर कुत्ता भी अपनी जगह कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। यानी कि कुत्ते होते हैं सड़कों पर, यानी जिस मोहल्ले में होते हैं वो अपनी जगह बांटे होते हैं। यानी कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसका इलाका अब यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो देखो, हर मोहल्ले में कुत्ते होते हैं। ठीक है, हर मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होती है जहाँ से उसके बाद उसका एरिया कुत्ते का हो जाता है ख़त्म। ठीक है, चारों तरफ से उसका एरिया ख़त्म हो जाता है। तो कैसे ऐसा करते हैं? तो जो दूसरे कुत्तों को मलमूत्र होता है उसकी महक से कुत्ता अपनी जगह को, अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। और आप देखते हैं कि जब कुत्ता किसी रास्ते पर निकलता है तो मूत्र करते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि उसी रास्ते से उसको लौटना है, तो अपने मूत्र की दुर्गंध से वो पहचान लेता है कि हम किस रास्ते से गए थे। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है वो फीमेल की गंध से, ठीक है, फीमेल यानी कि मादा की गंध को सूंघ करके कई किलोमीटर दूर, यानी कि लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर तक उसकी गंध से सूंघ करके जो नर कीड़ा होता है मादा तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता किसमें होती है? रेशम के कीड़े में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों और उनके सिर के बारे में। मतलब जो पक्षी होते हैं, पक्षी के सिर में जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यों, जो है उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो पक्षी होता है वो एक समय में क्या करता है? एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकता है, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ठीक है, यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें, दोनों आंखें एक ही चीज़ पर जो है फोकस करती हैं। देखिए, जब जो कोई, मतलब कोई भी पक्षी होता है तो एक समय में एक आंख से इधर, एक आंख से इधर, तो एक आंख से इधर देख सकता है दूसरी चीज़ पर, एक आंख से इधर फोकस कर सकता है। और जब ये सीधे देखते हैं, सीधे, तो दोनों आंख से एक एक चीज़ पर फोकस करते हैं। बाकी जब इधर उधर देखते हैं तो एक समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती। यानी कि मान के चलिए कि 90% क्या होता है, सॉरी, 90% जो आपके पक्षी होते हैं उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं, वो एकदम स्थिर होती हैं। ठीक है, एकदम स्थिर होती हैं। इसलिए जो
पक्षी होते हैं, चिड़िया होती हैं, वो अपनी गर्दन को लगातार घुमाती रहती हैं और घूम घूम कर आसपास की चीज़ों को देखती रहती है। तो आपसे पूछेगा कि चिड़िया लगातार अपनी गर्दन को क्यों हिलाता है, तो इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए। आपसे पूछे एग्जामिनर, क्वेश्चन आए कि आँखों की पुतलियाँ जो पक्षियों की होती हैं स्थिर होती हैं या इधर उधर घूम सकती हैं, तो स्थिर बताएंगे, पुतलियाँ इनकी घूम नहीं सकती हैं। अगला है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तब उन्हें दूरी का एहसास होता है। यानी कि जब एक समय पर दोनों आँखों से एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तब उनको उस चीज़ से उनकी दूरी का एहसास होता है। नेक्स्ट है, जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है पक्षियों से रिलेटेड ही, चीलबाज और गिद्ध जो होता है हमसे कितने गुना ज़्यादा देखता है। सीधा क्वेश्चन में आता है चीलबाज और गिद्ध हमसे कितना गुना ज़्यादा देख सकते हैं, तो सीधा आप क्या बताएंगे, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कितने गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जो जगने वाले जानवर होते हैं उनको चीज़ें काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। ठीक है। यानी कि जो रात में जानवर या पक्षी होते हैं, ठीक है, उनको चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट, जैसे आपका उल्लू हो गया। ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आपसे आगे भी बात करेंगे। ठीक है। जैसे आपका मैना होती है, मैना झटके से गर्दन को घुमाती है। मैना जो होती है, मैना चिड़िया, वो झटके से गर्दन घुमाती है। और जो आपका उल्लू होता है वो मैक्सिमम अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा लेता है, यानी कि 360 डिग्री घुमाता है। तो उल्लू झटके से मैना। ठीक है। चलिए आगे, अभी आगे उन चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे, चिड़ियों के बारे में, कौन से चिड़िया कैसे घोंसले बनाती है, उन सभी चीज़ों में बात करने वाले हैं अभी आगे। आगे, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, यह ज़मीन पर कंपन को ही सुनता है। यानी जो सांप होता है, सांप, ठीक है, उसका जो सर होता है, ठीक है, उसका सर होता है, तो आँख के बगल में थोड़ा सा पीछे साइड उसके छेद होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं। और इनका जो है वो कान से नहीं सुनते हैं, यानी कि उनके कान नहीं होते हैं, वो सुनते नहीं। वो ज़मीन पर जैसे कि कोई जानवर या कुछ आता है तो ज़मीन पर जो कंपन होता है, कंपन होने से वो कंपन को ही सुनते हैं या कुछ कंपन के द्वारा ही समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहीं पर देखिए, जो सांप होता है वो किसी बंगाली के बीन बजाने पर वो उसको कहते हैं मदहोश होता है, तो वो मदहोश नहीं होता, वो कंपन से कंपन को महसूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जंगलों में ऊंचे पेड़ पर बैठे जो है लंगूर पास आती है कि मुसीबत, जैसे शेर या किसी चीते का देखकर एक खास आवाज़ निकालते हैं जिससे उनके साथी तक संदेश पहुंच जाए। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। देखिए, जैसे पेड़ पर लंगूर बैठा होता है, ठीक है, पेड़ पर किसी पेड़ पर कोई लंगूर बैठा हुआ है, जब कोई मुसीबत आती है, जैसे शेर आ गया, चीता आ गया, यानी चीता जैसे पेड़ पर चढ़ जाता है ना, तो चीता हो गया, तो ये जब जानवर उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो एक खास तरह की आवाज़ निकालते हैं जिससे जो उसके समुदाय के अन्य बंदर होते हैं वो समझ लेते हैं कि हाँ कुछ समस्या आई है। ऐसा जो आवाज़ निकाल कर क्यों निकालते हैं, तो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं। इसी तरह जो पक्षियों के साथ भी ऐसा होता है, मान लो उनके घोंसले में कोई जो है जानवर आ जाए या सांप इत्यादि आ जाए तो एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, वो अपने साथियों को संदेश पहुंचाने के लिए ये आवाज़ निकालते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है। तो कुछ पक्षी होते हैं अलग अलग तरह के खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे मछली होती है, मछली ये खतरे की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों की तरह जानकारी निकालती है। व्हेल्स जो होती है, व्हेल्स, और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं ये तरंगों के माध्यम से, यानी कि कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं जिससे वो अपना संदेश दूसरी मछलियों तक पहुंचा पाती हैं। अगला पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तो देखिए, जैसे गुजरात में जो है समुद्री लहरें में भूकंप आया था, तो वहाँ पर भी जो कुछ जानवर थे वहाँ से हटने लगे थे, वहाँ से पहले ही हटने लगे थे। यानी कि जब भूकंप आना होता है, कुछ अनहोनी होनी होती है, तूफान आने वाला होता है, तो जानवरों को पहले ही अंदेशा लग जाता है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है और वह अजीब तरीके की हरकतें करने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 2004 में दिसंबर माह में सुनामी के कुछ समय पहले ही जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी आवाज़ों का अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी और
उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार लोग सुनामी से बच गए थे। तो यही चीज़ हमने अभी आपको बताई थी, जैसे आपका अंडमान में हो गया, गुजरात में हो गया, तो जहीं कहीं पर भी आपके जहाँ पर आप आसपास रहते हैं, यहाँ पर अगर कुछ होने वाली हो तो जानवर जो चीज़ करने लगते हैं, जो अजीब सा व्यवहार करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि यहाँ कुछ होने वाला अब है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। ठीक है, डॉल्फिन अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई जानवर अपनी मतलब ये जानवरों की कोई अपनी पूरी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट कर रहा है कि बहुत से जानवर किसी खास मैदान में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो छिपकली पूरा एक सीजन सोती है। ठीक है, जैसे अभी आप ठंडी का समय है, आपके कमरे में आसपास आपके छिपकलियां नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, वो इस समय अपनी गहरी निद्रा में जा चुकी हैं। गर्मियों के मौसम में वो जगती रहती, दिन रात जगेंगी, लेकिन सर्दियों में वो सो जाती हैं। ठीक है, ऐसा मगरमच्छ भी करता है, मतलब कई सारे जानवर ऐसा करते हैं। ठीक है, कछुआ हो गया। नेक्स्ट है आपका स्लॉथ। यहाँ से अब जानवर आपके स्टार्ट हो रहे हैं। स्लॉथ कैसा है? स्लॉथ दिखने में कैसा होता है आपका? स्लॉथ दिखने में भालू जैसा होता है, पर यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक करके मस्ती से सोता रहता है। 24 घंटे में कितने घंटे सोता है स्लॉथ? 17 घंटे। दिखता कैसा है? भालू के जैसा दिखता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल टोटल 40 साल का होता है और अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रह पाता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की यह पत्तियां खाता है। ठीक है, और जब तक पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक ये उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाता है और सप्ताह में एक बार वो मलमूत्र करने के लिए, नहाने के लिए ज़मीन पर उतरता है। ठीक है, तो ये है आपका स्लॉथ। आगे है आपका बाघ। तो बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है? तो 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है। यानी कि जब जानवरों के बारे में बाघ, चीता, शेर इत्यादि, तो हमसे ये कितने गुना ज़्यादा देखते हैं? 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं अंधेरे में। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेते हैं, जिससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। यानी कि जो बाघ की मूछें होती हैं, मूछें किसी जानवर के कंपन को भांप लेती हैं। ठीक है, उनकी जो मूछों की हवा होती है उस कंपन को जहाँ भांप लेती हैं और शिकार किस दिशा में गया है उसकी सही स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हैं और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उनकी मूछें मदद करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे जाती है। तो बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर तक जाती है? 3 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियाँ हिलने में हुई आवाज़ के अंतर को पहचान लेता है। यानी कि जो उनके बाघ जो होता है, बाघ उसमें जो पत्ता हवा से हिल रहा है तो उसमें डिफरेंस पहचान लेगा, और किसी जानवर ने हिलाया है, किसी जानवर, कोई जानवर वहाँ पर है उसके द्वारा जो झाड़ियाँ हिली हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या है? अंतर बाघ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ें अच्छे से सुनने के लिए अलग दिशा में घुमा लेते हैं या ज़्यादा घूम सकते हैं। यानी कि जो बाघ के कान होते हैं वो किसी चीज़ की आवाज़ सुनने के लिए अलग अलग दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, जैसे जानवरों को आपने देखा होगा, गाय भैंस आपने देखी होगी, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। जब कोई आवाज़ आती है दूर से तो वो कान को अपना खड़ा करते हैं, कान को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा बाघ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा आपसे ये भी कभी पूछे कि शेर की गरगनाहट या गरजराहट तेज होती है फिर बाघ की? तो शेर की थोड़ा सा कड़ी आवाज़ होती है लेकिन कम दूर तक जाती है, लेकिन जो बाघ होता है, बाघ की गरजनाहट बहुत दूर तक जाती है। और बाघ पर देखिए जो धारियाँ होती हैं वो उनके बालों के कारण ही होती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो जो जानवरों के डिज़ाइन बनते हैं शरीर पर, तो बाल के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा। तो कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, अगला है आपका घाना पक्षी विहार। तो घाना पक्षी विहार भरतपुर में है, राजस्थान का ये है। ठीक है, राजस्थान भरतपुर में आपका घाना पक्षी विहार है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अच्छा कौन सा आपका पक्षी विहार कहाँ पर है? हमने इसकी एक स्पेशल वीडियो डाली है, तो ये आपका कुछ ज़्यादा पूछेगा तो इसलिए यहाँ पर है, बाकी कई सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे
जो पक्षी विहार है, हमने उसकी एक स्पेशल वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सपेरा। जो सपेरा होता है, सपेरे की जाति क्या होती है? कालबेलिया होती है। इन सपेरे को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहते हैं, ठीक। और अब सांप से आया है, तो भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के जहरीले जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के, नाग, करायत, दुबैया और अफाई, ठीक है। ये 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। अगला इन्हीं से रिलेटेड है, सपेरे से। तो नागुफन क्या है? तो नागुफन एक डिज़ाइन है, रंगोली है, जिसमें रंगोली, कढ़ाई और दीवारों के सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। नागुफन क्या है? ये एक तरह की डिज़ाइन है। नाग अलग होता है, नाग गुफन अलग है। तो नाग गुफन के बारे में पूछे तो क्या है? एक तरह की डिज़ाइन है, सजावट का है, ठीक है, जिसमें दीवार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कालबेलिया। क्या है? तो कालबेलिया कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया क्या है? तो जैसे सांप नाचता है, तो वैसे कुछ उस तरह से कुछ ये डांस होता है कालबेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुम्बा, खजूरी, बीन आदि सूखे लौके से बनाए जाते हैं। जो तुम्बा होती है, जो है खंजरी होती है, और जो सपेरे बजाने वाले बीम किससे बना जाता है? तो ये सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारे देश में पाए जाने वाले सांप केवल 4 प्रकार के जहरीले होते हैं, जिनका नाम नाग, करद, दुबैया और अफाई है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, ठीक है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी कि जब सांप किसी व्यक्ति या जानवर को काटता है तो खोखले दांत उसमें गड़ा देता है। उन्हीं खोखले दांतों में जो जहर होता है, और जो जहर होता है वो काटते ही व्यक्ति के अंदर चला जाता है। तो उनको कौन सी दवा दी जाती है? तो सीरम नाम की एक दवा दी जाती है। जो सीरम नाम की दवा होती है वो किससे बनाई जाती है? तो इन जहरीले सांपों के जहर से ही ये दवा बनाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा के कालाहाड़ जिले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर पैदा होता है? उड़ीसा के कालाहारी में, ठीक है, एनसीईआरटी में आपका बताया गया है सब। अगला है आपका चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखें या घरेलू उपाय। तो जैसे दूध है, दूध को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं? तो एक कटोरी में डालें और पानी के बर्तन में रख दें। यानी कि कोई बड़ा बर्तन हो उसमें पानी भरें और छोटी कटोरी में या छोटे बर्तन में दूध भर के रख दें। तो इस तरह से ये काफ़ी देर तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। पके हुए चावल को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो पके हुए चावल को जो है ये गीले कपड़े में लपेट कर आप रख सकते हैं। हरा धनिया को कैसे लपेटेंगे? तो इसे उबाल के रख सकते हैं, ठीक है। हरी धनिया को आप उबाल के रख सकते हैं या किसी कपड़े में लपेट कर भी इसको संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और प्याज या लहसुन को तो ये सूखे खुले हुए स्थान पर नमी से बचाकर इसको रखा जा सकता है। अच्छा, चावल को और किस तरह से रख सकते हैं? तो जैसे दूध को रखते हैं वैसे चावल को भी रखा जा सकता है। अच्छा, नमी में ख़राब क्यों नहीं होता? तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं नमी में निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नमी में चावल, जैसे रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं फ्रिज में, तो चावल जल्दी ख़राब नहीं होता। कारण क्या होता है? जो ठंडे स्थान पर इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरम जिला कहाँ पर है? तो त्रिपुरम जो जिला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा भारत में विभिन्न प्रकार के प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है और पुकारा जाता है। हिंदी में इसको अमावट कहते हैं, बंगाली में इसे आम सोटी कहते हैं, असम में इसे आमटा कहते हैं, तेलुगु में इसे मसींडी मांद्रा कहते हैं और मराठी में इसे अम्बा बड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये आम को अलग अलग तरह से संरक्षित करने के लिए आम पापड़ बनाया जाता है और अचार बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वाद और पहचान के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? स्वाद और पहचान से रिलेटेड है। कह रहा है कि हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे जो है पेट का टेम्परेचर होता है। बात करें जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो पचता कैसे है? किसके द्वारा? अम्ल के द्वारा, कुछ क्षार के द्वारा? तो वो होता है अम्ल, HCl के द्वारा, जो है HCl के द्वारा हम भोजन को पचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पेट में पाए जाने वाला रस
पाया जाने वाला क्या होता है, तो रस अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। जब हमने बताया आपको HCl, तो यही होता है। रस कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, इसको HCl कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाने वाला चावल उत्पादन कहाँ पर है? तो उड़ीसा के काला हंडी में है। हमने अभी आपको बताया था, उड़ीसा के काला हंडी में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी यहाँ पर बहुत लोग गरीब हैं, यानी कि उड़ीसा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अगला है, मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज़ करते हैं, मतलब मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं फिलहाल ये वाला। नेक्स्ट है आपका, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई भी नमी ना रह जाए, वरना अचार क्या हो जाएगा? अचार हो जाएगा आपका खराब। ठीक है। और अचार को, आम को कैसे कैसे संरक्षित करते हैं? तो हमने अभी आपको बताया था कि अचार बना करके और अमाउंट बना करके अचार आम को सुरक्षित या संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को नेफेंथीज कहते हैं। ठीक है। नेफेंथीज के बारे में कुछ बातें की जाएं तो नेफेंथीज एक प्रकार का क्या होता है? ये होता है पौधा। क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है जो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक प्रकार की महक को छोड़ता है। देखिए, ये मेघालय में एक वृक्ष होता है नेफेंथीज। ठीक है। ये घड़नुमा उसका फूल होता है और यहाँ से छोड़ता है वो सुगंध, जैसे मेढक हो गया और छोटे मोटे कीड़े हो गए, ठीक है, चूहे हो गए इत्यादि को ये आकर्षित करता है। तो जब कोई भी इस पर कीड़ा आके यहाँ पे बैठता है तो तुरंत वो खुल जाता है, और जहाँ पे जैसे बैठता है तो तुरंत क्या करता है, ये अपने आप को बंद कर लेता है और कीड़ों का शिकार कर लेता है। ठीक है। शिकार करके उनको मार देता है। ऐसा क्यों करता है? तो मेघालय नहीं, मिजोरम में। तो देखिए, ये आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है ये वृक्ष नेफेंथीज? मेघालय में पाया जाता है। और विदेश में बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका इत्यादि में पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ वहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है। अगला आपका है वेलक्रो। ठीक है। तो वेलक्रो क्या है? तो वेलक्रो के बारे में बात की जाए तो वेलक्रो सैंडल में खुदरा हिस्सा होता है। सैंडल जो होता है, या स्कूल जो बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूली जूते होते हैं, उसमें देखते हो आप लगा होता है, यानी कि एक पार्ट में जो है दूसरा पार्ट चिपकाने के लिए खुरदरा होता है। ठीक है। खुरदरा होता है, तो ये होता है वेलक्रो, जिसको पहनने या बाद में चिपकाया जा सकता है। इसका आविष्कार जॉर्ज द मिसरल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटे वाले बीज से आया, यानी कि जो जानवर जैसे तालाब इत्यादि साइड आप देखे होंगे, वहाँ पर जो एक बीज होता है जो आपके कपड़ों या जानवरों के ज़्यादा सीधा जाके चिपक जाता है, तो उसी को देख करके द जॉर्ज द मेंसल ने इसका जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, पौधे घूम नहीं सकते हैं, एक बार एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीच लंबी यात्रा करते हैं। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला क्या है? तो सर्वाधिक लंबी यात्रा, आपका जो बीज होता है, बीज किसी भी चीज़ का जो होता है बीज, ये सर्वाधिक लंबी यात्रा तय करता है। अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो मान लो कहीं से भी, जहाँ से किसी भी नदी का उद्गम स्थल होता हो, वहाँ से अगर डाल दिया जाए, ठीक है, तो जहाँ पर गिर रही होगी, जिस घाटी या समुद्र घाटी में गिर रही होगी नदी, वहाँ तक वो बीज प्रवाहित होकर चला जा सकता है। तो यानी कि सर्वाधिक लंबी दूरी बीज तय कर सकता है। ठीक है। अगला है आपका, पौधों के बीज कपड़े में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। हाँ, आपका कपड़े में भी चिपक जाए तो, या पानी में बहकर भी एक लंबी यात्रा करते हैं। अगला है आपका, सोयाबीन की फली पकने से क्या होती है? फट जाती है और इससे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। सोयाबीन जो होता है एक प्रकार के पेड़ से उगाया जाता है। जब सोयाबीन पक जाती है तो उसकी फली फट जाती है, फटने से उसके बीज बिखर जाते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सोयाबीन कहाँ से आई है, तो सोयाबीन चीन से चल के अमेरिका गई है, अमेरिका से फिर भारत आई है। अगर सीधा आपको चीन ऑप्शन मिल जाए तो सीधा चीन लगा दीजिएगा, नहीं तो चीन से, अगर ये भी ऑप्शन आता है कि किधर से आई है, कि मतलब किस किस देश से होकर के आई है, तो पहले चीन से अमेरिका गई, अमेरिका से फिर भारत आई। ठीक है। आपसे पूछे हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया, तो आप ये दक्षिण अमेरिका से बताएंगे। पत्ता गोभी, मटर कहाँ से आया, तो ये यूरोप से आया है। आपका कॉफ़ी हो गया, बीन्स हो गया, भिंडी हो गया, ये कहाँ से है, तो अफ्रीका से आए हैं। ठीक है। अगला आपका, गड़सर झील कहाँ पर है, तो गड़सर झील राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है।
बावड़िया क्या होता है? बावड़िया कुआं के बारे में बताया जाता है, जिसमें क्या होता है, वर्षा का पानी संरक्षित किया जाता है बावड़िया से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वहाँ उस घाट जो है घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। अगला है आपका, जैसलमेर में 9 झीलें हैं थी, जो कि एक बड़ी झील के पानी से बरसने से भर जाती थी। यानी कि जो 9 अलग अलग झीलें थी, वो एक भारी बारिश से झीलें सब आपस में मिल जाती थी, ठीक भरकर। नेक्स्ट है आपका, जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है। यानी कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? तो जैसलमेर में होती है। सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो आपका मेघालय में होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा, साल में 1 या 2 बार या अन्य साल में, तो कभी कभी साल भर बारिश ही नहीं होती। यानी कि बहुत कम बारिश, मिनिमम बारिश कहाँ होती है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, जैसलमेर में झीलें पानी से भर जाती थी, तो लोग उस जो है उत्सव मनाते थे, उनकी पूजा करते थे। जैसे उत्तराखंड में नए दुल्हन की पूजा होती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में नए दुल्हन की पूजा होती है, वैसे अगर जैसलमेर में झीलें भर गई तो उनकी पूजा की जाती थी। यहाँ पर समझिए इतना कम पानी बरसता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कुएं और झील के सूखने के कारण। तो कुएं और झील क्यों सूख जाते थे? तो जो क्यों सूखते थे, पानी को मोटर से निकाला जाना। जैसे आप देख रहे हैं हर घर में इस समय समरसेबल है, तो पानी जो निकाल ले रहे हैं, इसी कारण जो है पानी कुएं और झीलें से सूख जा रही हैं। अगला पॉइंट है, अब झीलें जब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, तो अब झीलें भी कम हो जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पेड़ों के चारों ओर या चारों तरफ पकी हुई मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जाता है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता। देखते हैं काफ़ी लोग, जैसे स्कूल हो गया, कहीं संस्थान हो गया, कॉलेजों में जो बड़ा पेड़ होता है उसको क्या करते हैं, चबूतरा बना देते हैं। मान लो कोई ये पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सीमेंट से ये चबूतरा बना देते हैं गोल से बैठने उठने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो पानी बरसता है तो पानी इसके जड़ों में नहीं जा पाता है, पानी दूर से निकल जाता है ना, तो पेड़ में सोख नहीं पाता है। वो कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1986 जोधपुर में आसपास बारिश नहीं हुई थी, फिर भी लोग को ध्यान आया कि एक पुराना कुआं बावली है। ठीक है, यानी कि जोधपुर में बारिश कब नहीं हुई थी? तो 1986 में फिर लोगों को क्या ध्यान आया कि यहाँ एक पुराना कुआं या बावली है, जिसको हमने बावड़ी कुआं आपको बताया था अभी। वीडियो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा आपसे फैक्ट टू फैक्ट पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिला। ठीक है, बावड़ी कुआं से पानी मिला। प्यासे लोग जोधपुर से बावली से पानी नहीं मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को फिर से भूल गए। अगला है, अलबरूनी जो है, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, और किन बारे में? तो ये इस बावड़ी कुएं के बारे में, बरगद के बारे में उसने लिखा हुआ है। ठीक है, अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों पर ध्यान से समझा, जहाँ तालाब बनाने की कला और बड़े पत्थर, लोहे का चबूतरे, झीलों के बारे में बताते हैं। ठीक, अलबरूनी की सारी बातें विस्तृत रूप से लिखी गई हैं। यह कब लिखी हैं? तो 1973 में एक स्टाम्प पर लिखी हुई है। अलबरूनी का जन्म 1000 बाद, मतलब एक जन्म के 1000 बाद भी ये मिला हुआ, 1000 साल पहले उन्होंने लिखा था, अब जाके 1973 में चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। यानी कि एक लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाता है, इतनी ज़्यादा जो है लवणता यहाँ पर इस पानी में है, मृत सागर में। यहाँ पर मृत सागर में मनुष्य जो है डूबता नहीं है। ठीक है, मनुष्य डूबता नहीं है, ऊपर ही तैरा करता है। नेक्स्ट है आपका, मृत सागर तल से 418 मीटर ऊंचे दुनिया के सबसे निचले बिंदु को कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी के सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ठीक है, मृत सागर, ये देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट भी ये भी लिखा हुआ है कि 1 लीटर पानी में कितना आपको नमक मिल जाएगा, तो 300 ग्राम तक नमक आपका मिल जाता है मृत सागर से। नेक्स्ट, मृत सागर में पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसमें लोग डूबते नहीं हैं, जो उस जगह तैरते रहते हैं। अगला आपका दांडी यात्रा से रिलेटेड सवाल है। तो दांडी यात्रा कब हुई? तो 1930 में हुई थी। कब? 1930 में। ये दांडी मार्च के नाम से भी कही जानी जाती है, क्योंकि भारतीयों को समुद्र बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो ये मतलब, और नमक पर टैक्स भी ज़्यादा था, जिसमें महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद से चलकर जो है वो दांडी नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर
सागर में जाके उन्होंने नमक बनाया था। नेक्स्ट है आपका दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात से समुद्र तल के किनारे तक गए थे। अगला है आपका मलेरिया बुखार कैसा आता है, तो मलेरिया बुखार जो है कंपन और ठंड के साथ आता है, ठीक है, कपकपाहट और ठंड के साथ मलेरिया बुखार आता है। अगला मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना जो पेड़ होता है, सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाएं बनाई जाती है। अगला है लोहा या आयरन हमें किससे मिलता है, तो गुड़, आंवला और बहुत से पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन मिलता है, ठीक है। गुड़ हो गया, पालक हो गया, आंवला हो गया, इन चीज़ों से हमें जो है आयरन मिलता है। नेक्स्ट आपका मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। अच्छा, मक्खी क्या है, मक्खी एक सामाजिक प्राणी भी होता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे मक्खी कैसी प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। अगला है आपका शैवाल एक तरह का जलीय पौधा होता है। एलेंजिया या फिर शैवाल जिसको कहते हैं, वह एक प्रकार का जलीय पौधा होता है जो बरसात के मौसम में होता है, जिसको आप क्या काई कहते हो, जिसको काई कहते हो वही आपका शैवाल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका रेनॉल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। इन्होंने क्या किया, रेनॉल्ड रॉस ने पता लगाया कि आखिर मलेरिया फैल क्यों रहा है, कैसे फैल रहा है, किस किस जंतु के द्वारा फैल रहा है, तो इन्होंने पता किया था कि मच्छर के द्वारा फैल रहा है। मलेरिया एक कोशिकीय वाले पैरासाइट्स यानी कि परजीवी होते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। मलेरिया में परजीवी वाहक मादा एनाफीज मच्छर होती है, यानी कि मादा एनाफीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। जो चूहे होते हैं, चूहे, इनकी सूंघने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने तथा टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं, ये भोजन से रिलेटेड है। भोजन में अगर आपसे पूछे कि सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ खाई जाती है, तो पंजाब में खाई जाती है। और मछली को जो है नारियल के तेल में कहाँ पर तल के खाते हैं, तो गोवा में खाते हैं। और मछली को सरसों के साग में कहाँ पर खाया जाता है, सरसों के तेल और मछली, मतलब मछली को सरसों के तेल में कहाँ बनाया जाता है, तो कश्मीर में बनाया जाता है, ठीक है। बाकी आपका जो गुजराती भोजन है उनके नाम आप याद रखिए, गुजराती भोजन पूछता है। उत्तर प्रदेश में क्या खाई जाती है, तो यहाँ पर खिचड़ी खाई जाती है। और महाराष्ट्र में जो आपका सैंजन की सब्जी, यानी सैंजन की सब्जी और रोटी खाई जाती है, ठीक। तो इस चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उल्लू के बारे में फिर से आया, तो उल्लू जो होता है, हमने बताया था आपको कि गर्दन सर्वाधिक पीछे घुमा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट छोटा था। डांस में हाथ और चेहरे के नज़रिया भावनाएं दिखाती हैं, जिन्हें मुद्रा या भाव कहा जाता है। मुद्रा भाव किसको कहते हैं, तो डांस में हाथ और चेहरे का नज़रिया जो दिखाते हैं उसको ही भाव मुद्रा कहते हैं, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन जो तेज़ी से मतलब सबसे ज़्यादा घुमाएगा और मैना झटके से घुमाएगी, ठीक है। पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख निकलते रहते हैं। अगला है आपका ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें नुकीले बिंदुओं से उभरे होते हैं। ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर होती है, तो ब्रेन लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं, ठीक है, 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन लिपि से उभरे हुए बड़े बिंदु उंगलियों के सहारे पढ़े जाते हैं, यानी एक उंगली रखकर उस पर रगड़ के पढ़ते हैं। अगला है ब्रेन लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आँख से देख नहीं पाते हैं, उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझ लेते हैं, ठीक है। ब्रेन लिपि के जो जनक हैं वो लुइस ब्रेल हैं, जो कि फ्रांस के थे, और इनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया ब्रेन लिपि। लुइस ब्रेल थे, ये 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे, ठीक है। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, उन्होंने पढ़ने लिखने के विभिन्न तरीकों से तरीका निकाला, ठीक है, जिसके ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो इनको आप देख सकते हैं। शुरुआत में बर्तन कैसे बनते थे, तो बर्तन मिट्टी के बनते थे, ठीक है। बर्तन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता था, तो बर्तन में मिट्टी के बर्तनों को पका दिया जाता था। अगला है श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, ठीक है। श्रीनगर में कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक श्रीनगर में है। शिकार करने का नाम की नाव से ट्विस्ट डल लेक को एंजॉय करते हैं। शिकार करने की नाव को क्या कहा जाता है, तो ट्विस्ट डल कहा जाता है। हाउस बोट कहाँ क्या है, तो हाउस बोट जो है श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट
एक नाव का नाम है जो कि श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी और कीड़ों, तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी ये कीड़ों को खा करके फसल की रक्षा करते हैं, फसल और जो है फलों की रक्षा करते हैं पक्षी, ठीक है। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप में समझने के लिए सिरडिल को समझाना जरूरी है, यानी कि बज्जू नामक गांव कहाँ पर है। तो अब कुछ जगह के गाँव के नाम भी पूछता है, जैसे पोचमपल्ली कहाँ का है, पोचमपल्ली आपका तेलंगाना का है, ठीक है। भीम जो एक भीम नामक जगह है जहाँ पर बच्चों का पंचायत है, वो कहाँ का है, वो तमिलनाडु में है। ऐसे एक जो है आपका हरियाणा का एक ज़िला है, उसके बारे में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यूज वाटर के बारे में डिस्क्रिप्शन करने वाले बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में खाए जाने, हाँ हांगकांग में क्या होता है, सांप का मांस खाया जाता है, जिसको जो है लिंग हु फेन भी कहते हैं हांगकांग में, ठीक है। और ये ऐसा अरुणाचल प्रदेश में भी ये खाया जाता है। नेक्स्ट है, कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल से। जो चीज़ अभी हमने आपको बताई थी, गोवा में कैसे खाते हैं, नारियल के तेल में खाते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल में। नेक्स्ट आपका टाइपोकुआ कहाँ पर खाया जाता है, तो टाइपोकुआ को उबाल कर खाया जाता है केरल में। और यहाँ पर भी सरसों के यहाँ पर भी जो नारियल के तेल में मछली खाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वल्लर, तो वल्लर क्या है, वल्लर या गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं, ठीक है। हम्बिंग बर्ड की चोंच सुई के जैसी होती है। हम्बिंग बर्ड की जो हमिंग बर्ड होती है, चिड़िया, हमिंग चिड़िया, तो उसकी जो चोंच होती है काफ़ी ज़्यादा नुकीली होती है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकीली होगी। नेक्स्ट है, कबूतर की चोंच गुलाबी, पंख ग्रे रंग के होते हैं, यानी कि जो कबूतर की चोंच गुलाबी होती है और पंख ग्रे रंग के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो असम में घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ठीक है। असम में जो घर बनाए जाते हैं ये 10 से 12 फीट के बांस लगे होते हैं, इसी के ऊपर जो है आपका घर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ पर ये मान लो ये ऐसा घर हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक बारिश के कारण जो है कीचड़ बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पर 10-12 फीट ऊपर घर बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, असम के बारे में हो गया। देखो मनाली के बारे में भी यहाँ पर दे रखा है, मनाली में कैसे घर बनते हैं, तो मनाली में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, ठीक है। 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं मनाली में, ठीक है, लकड़ी और पत्थर के, जहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है। तो नीचे वाली मंजिल में जो होता है, जो मान लो ये मनाली का घर है, तो मनाली घर में जो है नीचे वाली मंजिल में खिड़कियाँ इत्यादि नहीं होती हैं, जबकि ऊपर वाली मंजिल में होती हैं। नीचे वाली जो मंजिल होती है ये वाली, इसमें जानवर और सामान रखते हैं, इसमें खुद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में मंड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी है, घर बनाई जाती है, और छत भी झाड़ियों से बनती है, यानी कि जो राजस्थान के घर होते हैं उनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, ठीक है, काफ़ी मोटी मोटी बनाई जाती हैं। और इनकी जो छत होती है, छत ये यहाँ पर मान लो ऐसे छत पड़ती है ऊपर, ऐसे करके छत डलती है ना, ये ऐसे करके कुछ, तो ये कांट, इसमें झाड़ियाँ और कांटे होते हैं, क्यों, क्योंकि इससे जो है तेज़ धूप नीचे ना आए और गर्मी अंदर ना जाए दीवारों से, तो इसलिए मोटे दीवारें बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढालदार बनाते हैं, जिससे बारिश के कारण पानी इकट्ठा करता रहें और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करें, ठीक है। जो छतें बनाते हैं वो हमने अभी बताया था आपको कि छत को कुछ यूँ बनाते हैं, ठीक है। तो ढालदार इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो बारिश है उसको गड्ढे में इकट्ठा करें, उससे कुछ काम कर सके, ठीक है, या क्योंकि पानी राजस्थान में कमी है पानी की। नेक्स्ट आपका, बच्चे क्लासिफिकेशन के द्वारा स्किल सीखते हैं। उन्हें कुछ कैटेगरीज यानी कि वर्गीकरण कहना, जैसे आपका जानवरों के बारे में और वस्तुओं के बारे में आदि को अलग अलग करवाना। बच्चे अपने आसपास की सूचना एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वो आसपास के वातावरण से अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ईवीएस सिखाने के कुछ तरीके हैं बच्चों को। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को प्राकृतिक ऑब्जर्व करने अवसर देने, ना कि केवल कक्षा में प्रकृति के बारे में ही बताएं, ठीक है। प्रकृति के बारे में सक्रिय भागीदारी की होने की उनके प्रकृति द्वारा प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षक कक्षा में बच्चों की बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा और वह अच्छे से
बाहरी दुनिया से जुड़कर सीख सकेंगे। बच्चों को समूह कार्य दिए जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जैसे जो मान लो किसी महान भाव के, जैसे महात्मा गांधी के हो गया, जवाहरलाल नेहरू को हो गया, प्रणव जो है आपका पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके बारे में, यानी कि अलग अलग बड़े बड़े लोगों के बारे में जो उनकी पुस्तकें, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, भगत सिंह हो गए, इन लोगों के बारे में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को क्रिएटिविटी से प्रोत्साहित करें, बच्चों को चित्रकला भी बताते रहें, बच्चों को कई बार बच्चों को वर्गीकृत करने के अवसर दें और उन्हें खुद निर्माण करने के लिए सिखाएं। किसान, डॉक्टर या ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत सामाजिक विषयों पर बच्चों के साथ बैठकर उनसे चर्चा करें, उनको बताएं। अगला है, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखना है इसके बारे में बताएं, पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक रखें। अगला पॉइंट है, बच्चों को अपने देश की संस्कृति और ओरिजिनल सॉन्ग्स, नृत्य इत्यादि के बारे में जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्सुक बनाएं। बच्चों को आसानी से यूज होने वाली रिसोर्सेज के बारे में बताएं और बढ़ावा दें। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को उनके अनुभव को जोड़कर चीज़ों को समझाएं, बच्चों को खुद से एक्सप्रेस करने का मौका, यानी कि कोई किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए बच्चों को मौका दिया जाए। नेक्स्ट है आपका, बच्चों से जेंडर इशू पर डिस्कस करें और उनको बताएं। ठीक है, अगला है आपका, पक्षियों के बारे में उनको पेड़ पौधे, पक्षी या जानवरों के बारे में बताएं। मैप में कैसे ढूंढना है, मैप के बारे में उन्हें जानकारी दें। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपका ईवीएस कैसे पढ़ाना है उससे रिलेटेड पॉइंट है, तो यहाँ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट टाइप का, बच्चों को बताएं कि गेम्स में नियम होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी अच्छे नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन करें। अगला पॉइंट है, बच्चों को फूलों के बारे में बताएं, उनका कैसे पहचानें और उसकी विशेषताएं क्या है ये भी बताएं। बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। साथ में खाने पीने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं, ठीक है, जिससे उनमें समाजीकरण होगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को सीखने में उनकी पड़ोस, बड़ों और छोटे लोगों से कैसे बात करें इस बारे में सिखाएं। अगला पॉइंट है, बच्चों को इतिहास है, इतिहास के बारे में बताएं। बच्चों को सुरक्षात्मक तरीके से सिखाएं, जैसे आग से कैसे बचना है आदि के बारे में। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग करना, ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के बारे में माध्यम से सिखाएं और उनकी आसानी से उनको समझाएं। बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें। अगला पॉइंट है, और ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। ठीक है, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कंटेंट लिया हमने। कंटेंट में अगर बांस से पूछे तो असम बताएंगे, चाहे घर बनाए चाहे रस्सी से पुल बनाए। तो बांस और रस्सी के पुल कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बांस और रस्सी के पुल के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला है, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी दुर्घटना से यहाँ पर घुटना तक पानी भी भर जाता है। ठीक है, अगला है ट्रॉली। तो ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो यह लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती हैं और पुलों की रस्सी से पकड़कर 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर अपने विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल कैसे बनता है और कहाँ बनता है, तो सीमेंट का पुल मैदानी क्षेत्रों में बनता है। यह ईंटें, सीमेंट और लोहे सरिया आदि से बना होता है। अगला है बल्लम। तो बल्लम क्या है, केरल में नदी पार करके विद्यालय जाने के लिए बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। छोटी नाव होती है, ठीक है, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ऊँट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग होती है, जहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेत पर चलकर न जाएं बच्चे, या सवारी के रूप में ऊँट गाड़ी प्रयोग की जाती है। अगला है बैलगाड़ी। तो मैदानी इलाकों में अक्सर गांव में ये देखी जाती है, जैसे अपने यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका जुगाड़ गाड़ी। तो आगे मोटरसाइकिल पीछे रिक्शा आदि देखते हैं बना होता है, ये जुगाड़ गाड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है और सन्नाटे में पक्षी जानवर आवाज़ें निकालते रहते हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए ताकि बर्फ़ पर पैर फिसले ना, और अगर फिसला तो पैर फिसल भी सकता है और चोट भी आपको लग सकती है। इसलिए बर्फ़ पर क्या करना चाहिए, बर्फ़ पर चलते समय पैर संभाल कर रखना चाहिए और ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाएंगे, आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वो सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, छिपकली छोटे छिद्र कान होते हैं, वो बहुत
ध्यान से दिखाई देने पर दिखाई देते हैं। मगर जो आपका मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान के छेद होते हैं, लेकिन वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल के कारण होती है, जैसे हमने आपको बताया था। बात यहाँ पर हाथी की आई है अब। तो हाथी जो होता है एक दिन में 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ती झाड़ी खा लेता है, बहुत कम आराम करता है, दिन में लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। इसको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे पानी में खेलने से ठंडक मिलती है। जो हाथी के कान होते हैं उनको पंखे की तरह इस्तेमाल करते हैं, हिला करके गर्मी न लगे इसलिए वो हिलाते हैं। 2.5 से 3 महीने बच्चे का जो वजन होता है वो लगभग 200 किलो या 2 कुंटल के आसपास होता है, ठीक है। हाथी का जो झुंड होता है उसमें केवल हाथनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हाथी झुंड की नेता होती है। बाकी के जो है 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं। 14 से 15 वर्ष के जो बच्चा होता है मेल हाथी, वह झुंड को छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ठीक है। हाथी के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? नंदू कहते हैं। अगला आपका राजस्थान, जोधपुर और खेजड़ी बाग या खेजड़ी गांव। तो खेजड़ी गांव कहाँ पर है? तो खेजड़ी गांव आपका जोधपुर में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर खेजड़ी आपका वृक्ष भी होता है, ठीक है। राजस्थान में इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी से बहुत से पेड़ हैं। खेजड़ी गांव के लोग इसे बचाने के लिए 300 साल पहले चिपको आंदोलन में खड़े हुए थे। तो आपसे पूछे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे खेजड़ी के पेड़ से। कहाँ से? जोधपुर, राजस्थान से। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, 300 साल पहले यहाँ भी लोग बिश्नोई कहलाते थे, यानी बिश्नोई समाज के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो जोधपुर में। बिश्नोई समाज के लोग किस पेड़ के संरक्षण में खड़े हुए थे? तो खेजड़ी, ठीक है। तो इस बारे में आप याद रखिएगा। जो है आपका रेगिस्तान में भी यह इलाका हरा भरा और जानवर बिना किसी डर के यहाँ पर रहते थे, ठीक है। खेजड़ी के बारे में बात की जाए तो खेजड़ी या रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। यहाँ पर इसको उगने के लिए पानी की ज़रूरत कम होती है, यानी कि कम पानी में यह पेड़ उग जाता है। इसकी छाल जो होती है दवा के काम आती है। लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। जो इसकी फलियाँ लगती हैं सब्जी के काम आती हैं। और पत्तियाँ रहने से जानवर इसे खाते हैं। और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनीता कुशवाहा, चमचमाका स्टार गर्ल, जिसको एक देखिए एक लेसन है, अनीता कुशवाहा चमचमाता स्टार गर्ल, ठीक है। तो चमकते हुए सितारे उन लड़कियों के साधारण कहानी है जो स्कूल जाने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली, ठीक है। तो ये अनीता के बारे में बताया जाता है। अगला आपका बिहार, मुजफ्फरपुर, लोहचा गांव। तो बिहार जो लोहचा गांव कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो इस इलाके में लीची बहुत उगाई जाती है, यानी कि जो आपका लीची होती है जहाँ सर्वाधिक, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन किया जाता है और शहद का काम भी किया जाता है। मधुमक्खी पालने में सरकारी कोर्स भी होता है। मधुमक्खी पालने का सही समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। इस समय अंडे देती है, इसलिए इसका पालना इस टाइम जो है मतलब ज़्यादा उपयुक्त समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्स में जो है 10 किलो शहद प्राप्त होता है, यानी कि जो मधुमक्खी एक बॉक्स में रखे जाते हैं तो उस बॉक्स से 10 किलो शहद लगभग प्राप्त होती है। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात करें तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो है एक काम छोड़कर दूसरे काम नहीं करते हैं। बहुत छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं और फूल का रस एक जगह से ढूंढकर लाद के जो है छत्ते में इकट्ठा करती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। अगला है आपका काम करने वाली मधुमक्खी इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। ये लेबर मधुमक्खी कहलाती हैं, ठीक है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी मधुमक्खियों का काम होता है, ठीक है। रानी मक्खी क्या करती है? केवल अंडे देती है, बाकी सेवन पालन कौन करता है? यही मधुमक्खियाँ। और जो दीमक होता है, ततैया होती है और चींटियाँ, ये इन्हीं की तरह जो है मिले जुले इनका जीवन होता है, ठीक है। चींटियाँ काम बांट कर करती हैं। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं, दीमक ततैया इसी समूह में रहते हैं। अगला है आपका गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, गुजरात। गांधीधाम कहाँ पर है? अहमदाबाद या वडसाल। तो ये कहाँ की जगह है? सभी गुजरात की हैं। कोझिकोड कहाँ की है? तो ये केरल मंडगांव की है। आपका मंडगांव कहाँ पर है? तो आपका गोवा में है, ठीक है। गोवा, यहाँ पर लाल मिट्टी होती है। गोवा में कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। गोवा से केरल तक रेल से अगर जाते हैं तो 92 सुरंगें, 2000 पुल मिलते हैं, ठीक है। गोवा से अगर जो है गोवा से केरल जाएंगे तो
92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। मलयालम, केकड़ी, मराठी, गुजराती, ये सब क्या हैं? तो ये सब भाषाएं हैं। मलयालम में कौन सी, मलयालम में क्या कहा जाता है? तो माँ की बड़ी बहन को, यानी कि मम्मी की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है। यानी जो मम्मी की बहन होगी उसे वलियम्मा और नानी को अमुम्मा, ठीक है। केरल में पानी इस इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाना है। इस कैंप में कम उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए भेजने में मदद किया जाता है, ठीक है। कबड्डी की भाषा क्या है? तो कबड्डी का देखिए, छोड़गू हु तू हु, हा तू थू, किट कट, कबड्डी आदि में ये भाषाएं यूज होती हैं। कबड्डी की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्नड़ा मल्लेश्वरी। तो कन्नड़ा मल्लेश्वरी कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के रहने वाली एक वेट लिफ्टर है जिन्होंने एक बार में 130 किलो वजन उठाया। अब तक वो 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनके पिताजी हवलदार थे और ये लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु से ये वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। फूलो घाटी किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड को कहते हैं। मधुबनी कहाँ पर है? तो ये बिहार का है। बिहार के ही एक खुशियों के त्यौहार, मतलब त्यौहार इत्यादि में दीवार पर बनाई जाने वाली चित्र है जिसमें पिसे हुए चावल के घोल से बनाई जाती है, जिसमें इसमें रंग बनाने में नील, हल्दी, फूलों इत्यादि के रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें इंसान के, जानवर के, फूल पौधों के, मछलियों के, पंछियों आदि के जीव के चित्र बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केरल के फूलों की सब्जी बनाई, मतलब केले के फूल कहाँ पर बनते हैं? तो केरल में, ठीक है। और कैपिटी कुआ क्या होता है? वो यहीं पर बनाई जाती है, गोवा में, ठीक है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाती हैं। गुलद्वारी जीनिया से भरा रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों को कपड़ों को रंगा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस लिए मशहूर है? तो इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब और जल और केवड़ा आदि तैयार किया जाता है। डेरा खाजी खान कहाँ पर है? तो डेरा गाजी खान आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है। मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है? कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग करने से इस लकड़ी में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। सोहन गांव जो हमने अभी आपको बताया था, हरियाणा का एक गांव है जो पूछा जाता है, तो सोहन गांव हरियाणा का है। सोहना से दिल्ली जाने का रास्ता गुड़गांव से मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पानी को उबाल लेना। अगर पानी में क्लोरीन डालते हो, ठीक है, क्लोरीन तो उससे गंदगी नीचे बैठती है, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। उबालने से सारी गंदगियाँ मर जाती हैं, यानी बैक्टीरिया जो भी होंगे मर जाएंगे और गंदगी नीचे बैठ जाएगी। आपका नेक्स्ट है आपका वेलोनिका गांव। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। जुलाई महीने में प्याज उगाने का काम यहाँ पर शुरू होता है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्याज के उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। खूंटी की मदद से खेत को नरम किया जाता है, यानी कि खुदाई किससे की जाती है? खूंटी से। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहते हैं, ठीक है। हल को क्या कहते हैं? कुरिगे कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहा जाता है, ठीक है। घास वास जो होती है उसको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद, पानी और खरपतवार जैसी फसलें इसको उड़ा लेती हैं, यानी कि जो भी आप डालते हैं खाद इत्यादि, तो खरपतवार उसकी सब उर्वरकता छीन लेता है। अगला है, अगर आप प्याज को समय से न खोदें तो यह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। अगला है आपका, कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहते हैं। हसिया को क्या कहते हैं? इल्गे कहते हैं। अगला है आपका गीजूभाई वेदिका। तो गीजूभाई वेदिका कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की रहने वाली हैं। ये बच्चों की मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, ठीक है, लिखते थे गीजूभाई। नेक्स्ट है आपका पक्षियों के बारे में जानकारी। तो पक्षियों के बारे में जानकारी, यानी कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि पक्षियों के बारे में हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर कलचड़ी चिड़िया की बात करें तो कलचड़ी चिड़िया को इंडियन रोबिन्स भी कहते हैं। कलचड़ी चिड़िया घोंसले, जो इसका घोंसला होता है पौधे की नाजुक टहनी और जाड़े ऊन, बाल, जड़ें होती हैं ऊन इत्यादि बाल से बनाते हैं, ठीक है। कलचड़ी चिड़िया चोंच के अंदर, जो चोंच होती है अंदर से लाल होती है कलचड़ी चिड़िया की। कलचड़ी चिड़िया काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, और ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौवा के बारे में बात करें तो ये अपना घोंसला किसी पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है, और यह जो घोंसला लोहे के तार, लकड़ी आदि से बनाता है, ठीक है। और कोयल क्या करती है? अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है, ठीक है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक भी देते हैं। जो कोयल होती है
कौवे के अंडे को फेंक देती हैं और अपने अंडे उसी में रख देती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल में घोंसला बनाता है। फाख्ता क्या करता है? तो फैक्ट में कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ों में घोंसला बनाता है फाख्ता। गौरैया क्या करती है? अलमारी के ऊपर बनाती है घोंसला। कबूतर क्या करता है? पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। बसंत गौरैया क्या करती है? तो ये गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और ये पेड़ के तने में छेद करते हैं बसंत गौरैया और उसमें रहते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया क्या करती है? तो दार्जिलिंग ये पत्तों को सी लेती है और उसमें अंडे रख देती है। ठीक है। शकरखोरा क्या करते हैं? छोटे छोटे पेड़ या झाड़ी को लटकती हुई डाली में अपना घोंसला बनाती हैं, जैसे लालटेन होता है शकरखोरा इस तरह से बनाती है। ठीक है। शकरखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास और पतली टहनियों से, सूखे पत्तों आदि से, छाल के टुकड़ों, मकड़ी के जाले और कपड़ों की चिथड़े से बनाती है। नेक्स्ट टाइप का नर वीवर। तो अपना घोंसला, जो नर वीवर होता है ये अपने घोंसले बनाते हैं। मादा नर वीवर क्या करती है? मादा जो होती है मादा वीवर, तो ये जो आपका नर वीवर घोंसला बनाता है उसमें से किसी एक घोंसले को चुनती है और उसमें जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें अंडे रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर रहने चले जाते हैं, जैसे पेड़ की डाल, जमीन या और जगहों पर ये रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगला है आपका गाय के बारे में। गाय के आगे के दांत जो है पत्तों को काटने के लिए होते हैं और घास को चबाने के लिए पीछे के दांत बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत की बात करें तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते जबकि निगल कर खाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह अपने दांतों से कुतरते रहते हैं और घिसने के लिए यह काम करते रहते हैं। सेम चीज़ चूहे के साथ भी होती है, चूहे के दांत भी हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में या सीटेट जो हमेशा आपका गिलहरी ऑप्शन सही मानता है। नेक्स्ट आपका पर्यावरण शिक्षा का केंद्र क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का केंद्र अहमदाबाद है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा होता है। दस्त या उल्टी से शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहना चाहिए। कर्नाटक जो है यहाँ पर गोलगुंडी गांव है। होलगुंडी गांव कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत भीमसंग होलगुंडी गांव में ही, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नलमंडा क्या? तो नलमंडा आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। बाजर गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। घास की जड़ें सूख जाती हैं तो मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। ठीक है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ के बारे में बात करें तो बरगद के पेड़ भी लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते हुए ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकने वाली जड़ें मजबूत या खंभे की तरह होती हैं जिसे पेड़ से सहारा मिलता है। नेक्स्ट है आपका, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के लिए कानून बना हुआ है जो कि सरकारी दफ्तर में लिखित देनी पड़ती है, जिसके बाद आप पेड़ को काट सकते हैं। आप बात करें रेगिस्तानी ओक के बारे में तो रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ज़मीन से लगभग 11 से 15 फीट की ऊंचाई पर होता है। इसकी पत्तियां बहुत सारी होती हैं और रेगिस्तानी जो ओक होता है जहाँ 200 से 300 फीट गहरी नीचे जड़ें होती हैं, यानी जितना जो है ऊपर होगा उससे कई गुना ज़्यादा है उसकी जो जड़ें होती नीचे होती हैं। रेगिस्तानी ओक जो क्या करता है, तने में पानी को जमा कर लेता है। इससे इलाके के पानी जो लोग होते हैं इसमें तने में पाइप डालकर छेद कर लेते हैं, पाइप डालकर इस पानी को पीते हैं। ठीक है। बिहू त्यौहार के बारे में बात करें तो बिहू त्यौहार कहाँ का है? असम का है और असम में चावल की नई फसल कटने पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। भेला घर क्या है? तो भेला घर असम में घास और बांस के बने घर को भेला घर कहा जाता है। उरुका क्या है? तो उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम है, यानी कि उरुका क्या है? यानी बिहू के एक दिन पहले की शाम जो होती है, बिहू त्यौहार जब मनाते हैं उसके एक दिन पहले की शाम को उरुका कहा जाता है। बोरा व चेवा क्या है? तो चावल के दो प्रकार की फसलें हैं। ठीक है। जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। चेवा चावल क्या है? तो चेवा ताव, यानी कि ताव या कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी से उबालकर भीगी हुई कढ़ाई में रख देते हैं और उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद चावल तैयार हो जाता है। ठीक है। असम क्या है? असम चाय के साथ, असम में क्या होता है? चाय के साथ पीठा दिया जाता है, यानी कि मीठे के साथ मीठा। चाय के साथ पीठा कहाँ पर? असम में। ठीक है। पीठा बना हुआ
केक है जो कि भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगे मेलखा चादर पहनती हैं। भात सूक्तो क्या है, तो चावल और रसे वाली सब्जी, तो भात सूक्तो कहा जाता है उसको, चावल चावल को और रसेदार सब्जी को, ठीक है, भात सूक्तो कहा जाता है। पोचमपल्ली कहाँ है, तो पोचमपल्ली आपका जो है तेलंगाना का एक जगह है, जहाँ पर तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का निकल कर तेलंगाना बना हुआ है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो आप तेलंगाना टिक करेंगे। तेलंगाना में एक गांव है पोचमपल्ली, इस जिले में अधिकतर बुनकर लोग रहते हैं, ठीक है, जिन्हें पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। साड़ी पर छपाई का काम करते हैं, साड़ी का छपाई या बुनाई का काम। नेक्स्ट आपका कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ठीक है। मलयालम में क्या होता है, तो चिटप्पन पिता का छोटे भाई को कहते हैं। मलयालम में चिटप्पन क्या कहते हैं, पिता के छोटे भाई यानी चाचा को चिटप्पन कहते हैं, और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा कहते हैं, ठीक है, कुजम्मा कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वजूदा प्रेम्स, ये पहली महिला थी जिन्होंने परेड की कमान संभाली थी, ठीक है। अगला है आपका धनमंडी गांव, तो धनमंडी गांव राजौरी जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो परेड पीछे 4 टुकड़ियां होती हैं, पूरे परेड में 36 निर्देश होते हैं। अगला है आपका टिस्कपो पुल कहाँ, तो ये लद्दाख का एक गांव है, ठीक है। टिस्कपो पुल लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले कहा जाता है, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले, ठीक है। तो ये कुछ जो है शब्द भी रहे हैं। तो यहाँ से आपका सीट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।